Hello everyone, welcome to 5 Minute Sociology series. And in this series, we are reading about most expected questions for CUET and UGC नेट एग्जाम. तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहले क्वेश्चन की ओर. Which one of the following push factor contribute to the rural to urban migration? मतलब इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, पुश फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. लोग रूरल से अर्बन माइग्रेट करते हैं, क्यों करते हैं? तो क्या पुश फैक्टर हो सकते हैं? रूरल पॉवर्टी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मॉनसून फेलियर या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरियाज. तो पहले आप लोग इसके आंसर देख लेते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी और अच्छे से. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्बन मॉनसून फेलियर, राइट. रूरल पॉवर्टी एंड मॉनसून फेलियर. क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रही हूँ, जिनको नहीं पता है, दो तरीके के फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं. पुल फैक्टर होता है पहला, एंड दूसरा जो होता है वो है पुश फैक्टर. ठीक है, पुश फैक्टर. अच्छा, ये जो पुल फैक्टर होता है, तो पुल फैक्टर अक्सर कैसा होता है? पॉजिटिव इन नेचर होता है. ठीक है, पुल मतलब होता है खींचना, खींचना मतलब अट्रैक्ट करना. तो हम अट्रैक्ट क्या करेंगे अपनी तरफ? पॉजिटिविटी. ऐसे आप लोग याद रख सकते हो. दिस इज जस्ट टू रिमेंबर दिस फैक्ट. ओके. और पुश मतलब धक्का देना. हम क्या करते हैं? नेगेटिव, जो नेगेटिव मतलब जो बेकार चीज होती है उसको क्या करते हैं? पुश कर देते हैं. तो वो हो जाता है पुश फैक्टर. पूछा है क्वेश्चन में पुश फैक्टर कौन कौन से हैं. तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो 1 दिया हुआ है वो है रूरल पॉवर्टी. अब गरीबी जो है वो अच्छी चीज तो है नहीं, ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉजिटिव थिंग, इट इज नेगेटिव, राइट. तो रूरल पॉवर्टी हो गया. एंड ऑप्शन नंबर 3, मॉनसून फेलियर, तो ये भी नेगेटिव है. तो ये जो जो दोनों फीचर्स हैं ये नेगेटिव हैं. अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएंगे? पुश फैक्टर हो जाएगा. बस सिंपल है. अगर पुल फैक्टर पूछता तो पुल फैक्टर जो हमारे बचे हुए ऑप्शन है ना वो हो जाते हैं, जैसे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव है. तो अब से आगे कहीं पे भी अगर पुश फैक्टर या पुल फैक्टर से रिलेटेड आप लोगों को टॉपिक मिलेगा या क्वेश्चन मिलेगा तो आई होप आप लोग कर लोगे इसको. ठीक है, ओके. पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. सेकेंड क्वेश्चन. द प्रोग्राम दैट एम्स टू ब्रिंग the program that aims to bring overall development in the community in India is called as. ऐसा प्रोग्राम जो कि क्या एम करता है? दैट एम्स टू ब्रिंग ओवरऑल डेवलपमेंट, एंड दिस इज द की टर्म यहाँ पर, हियर. ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट है ये की टर्म है. तो क्या हो सकता है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, अंत्योदय योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. ऑब्वियसली पूछा है ओवरऑल डेवलपमेंट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. ओके, नेक्स्ट. हु हैव स्टडीड इंडियन सोसाइटी फ्रॉम सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव. अच्छा, किसने इंडियन सोसाइटी को सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव से स्टडी किया था? जीएस घूरे, एन के बोस, बी आर अम्बेडकर या फिर सुरजीत सिन्हा. द करेक्ट आंसर इज बी एंड डी, विच इज ऑप्शन नंबर डी. सो एन के बोस एंड सुरजीत सिन्हा, इन दोनों ने सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव फॉलो किया था. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज्ड लाइफ स्पैन इन इंडिया. इनमें से कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं है? किस लिए? इंक्रीज्ड लाइफ स्पैन इन इंडिया. ए, एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बी, कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक्स, सी, इम्प्रूवमेंट इन दी हेल्थ केयर सर्विसेज या फिर डिक्लाइनिंग बर्थ रेट. बताइए. द करेक्ट आंसर इज डी, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट. क्यों? इसमें से पूछा है नॉट रेस्पॉन्सिबल. ये जो नॉट है ना, अक्सर इसको लोग क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पूछा है नॉट रेस्पॉन्सिबल. कौन सा रेस्पॉन्सिबल नहीं है? इंक्रीज्ड लाइफ स्पैन के लिए. तो ऑब्वियसली डिक्लाइनिंग बर्थ रेट नहीं होगा. ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, राइट. नेक्स्ट. विच अमंग द फॉलोइंग वर डोमिनेंट फीचर्स ऑन विच न्यू पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस्ड. अच्छा, पूछा गया है कि कौन से डोमिनेंट फीचर हैं
पंचायती राज जब इंट्रोड्यूस किया गया था? पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, पार्टिसिपेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज, बोथ ए एंड बी, या फिर पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ? द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। न्यू पंचायती राज में ये जो दोनों फीचर्स है ना, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एससी एंड एसटीज, ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। Question number 6. Who stated that sociology in India stands at the confluence of Indology and sociology as the right kind of mixed prerequisite to the understanding of Indian society? ये एक स्टेटमेंट है, पूछा गया ये स्टेटमेंट किसने दिया था? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कहीं से भी, और ज़्यादातर अगर आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के और कौन से थिंकर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, राइट? और क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं अक्सर। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये पूछा गया है। ये तो वही दे सकता है जिनके लिए इंडोलॉजी एंड सोशियोलॉजी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। द करेक्ट आंसर इज लुइस डूमो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. Jacques Derrida has reduced language to which one of the following? To writing which constrains its subject, to writing which doesn't constrain its subject, both A and B, या फिर none of the above? Correct answer is option number B, to writing which does not constrains its subject. ठीक है, जैक्स डेरिडा जो हैं ये हमारे डेरिडा का अक्सर जितना भी काम है वो सिंबल हो गया, लैंग्वेज हो गया, राइटिंग हो गया, इन सब चीज़ों पे इन्होंने काम किया है। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस को क्रिटिसाइज भी इन्होंने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु फाउंड एन एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक बिटवीन मार्क्स's अर्ली फिलोसफिकल वर्क एंड हिज लेटर साइंटिफिक थ्योरीज एंड नॉलेज? बताइए। इसका की टर्म मैं आपको बता देती हूँ हियर। की टर्म इज एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक। ये एक की वर्ड है उस थिंकर के लिए जो इसका सही आंसर है। So correct answer is Louis Althusser. Next. Who wrote the book Studies in Ethnomethodology? Studies in Ethnomethodology ये जो बुक है किसने लिखी है? इरविंग गॉफमैन, पीटर बर्जर, गार्फिंकल, नन ऑफ द अबव? वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, गार्फिंकल, क्योंकि जहां कहीं भी एथनोमेथोडोलॉजी आ जाए तो मतलब गार्फिंकल सही आंसर। ठीक है, एथनोमेथोडोलॉजी और गार्फिंकल का बहुत पुराना रिश्ता है, जैसे दही और जलेबी का। Anyways, question number 10. Who among the following sociologists has studied Indian national movement by using Marxian perspective? पूछ रहा है मार्क्सियन पर्सपेक्टिव किसने यूज किया था? इंडियन जो कौन से सोशोलॉजिस्ट ने इंडियन नेशनल मूवमेंट जब वो पढ़ रहे थे तो उसमें मार्क्सियन पर्सपेक्टिव किसने यूज किया था? रामकृष्ण मुखर्जी, ए.आर. देसाई, बिपिन चंद्र, डी.एन. धनागड़े? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ए.आर. देसाई। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सी यू।